सो गाइस, इस वीडियो को देखते समय ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें एंड साथ में अपनी मैगज़ीन को साथ में लेके ज़रूर बैठें। हे एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। दोस्तों, आज से हम लोग घटना चक्र आर्थिकी करंट अफेयर की मैगज़ीन स्टार्ट कर रहे हैं एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं लाइक राष्ट्रीय परिदृश्य, विविध परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, साइंस, इकोनॉमिक, उत्तर प्रदेश स्पेशल एंड कुछ और टॉपिक्स। तो हम लोग इसको साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं टोटल 2 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पूरे साइंस के सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे एंड फिर मैं नेक्स्ट डे कोई दूसरा टॉपिक करूंगा। तो मतलब अगले 4 से 5 दिनों में ये पूरी मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पीसीएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल पे हर रोज़ आना है एंड इन वीडियोस को देखना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलें तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना है सो दैट आपको हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट। जो हमारा पहला सब टॉपिक है ये है साराभाई क्रेटर। इसको सर्च किया था इसरो ने एंड इसका नाम इसने रखा था साराभाई क्रेटर क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म का टोटल 1 वर्ष मतलब 100 वर्ष हो चुका है। इस अवसर पर इस क्रेटर का नाम साराभाई रखा गया था सो दैट इनको श्रद्धांजलि दी जा सके। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 12 अगस्त 2020 को इसरो द्वारा चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया। यहाँ पे आपको ये होना चाहिए पता कि ये क्रेटर कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी का 100 वर्ष पूरा हो चुका है, मतलब 1 शताब्दी हो चुका है। इस अवसर पर इसरो ने उन्हें श्रद्धांजलि साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1974 में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने मेयर सिरेनिटेसिस या फिर सी ऑफ सिरेनिटेसिस पर स्थित क्रेटर को साराभाई चक्र एंड ये जो साराभाई क्रेटर है ये सी ऑफ सिरेनिटेसिस के पास में स्थित है या फिर इसको मेयर सिरेनिटेसिस भी बोलते हैं। 30 जुलाई 2020 को चंद्रयान 2 ने टेरेन मैपिंग कैमरा के थ्रू इस क्रेटर का चित्र लिया था एंड यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में मेयर सिरेनेटिसिस में स्थित है। मेयर सिरेनेटिसिस चंद्रमा पर स्थित एक गहरा और डार्क क्षेत्र है जिसमें विशाल समतल लावा का मैदान है। नासा का मार्स रोवर जिसका नाम है परसेवेरेंस 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने द्वारा मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के अंग के रूप में मंगल 2020 मिशन के तहत परसेवरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया। इसे ULA एटलस V541, ये आपको नाम याद नहीं रखना है क्योंकि आप एग्जाम में याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। परसेवरेंस रोवर लगभग 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा, 7 फीट ऊंचा है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। इसका वजन कितना है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रोवर अपने साथ 7 उपकरणों को लेकर गया है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नासा के मंगल 2020 मिशन के तहत इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर को परसेवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एंड पीसीएस के लिए इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस आर्टिकल का। इतिहास में पहला अवसर है जब कोई हवाई वाहन यानी कि हेलीकॉप्टर किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। यह मिशन मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को जेजेरा क्रेटर के समीप उतरेगा। ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन किसके समीप उतरेगा, इस क्रेटर का नाम इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है जेजेरा
क्रेटर। इस मिशन की कालावधि 1 मार्च वर्ष लगभग 687 पृथ्वी दिवस के इक्वल होगा। मार्स जो है सन का परिक्रमा टोटल 680 डेज में कंप्लीट करता है, इसलिए इसको 1 मार्स ईयर बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, यह मिशन मंगल ग्रह के भूगर्भ का अध्ययन करके मंगल ग्रह पर न केवल अतीत में रहे जीवों के जीवाश्मों की खोज करेगा, बल्कि भविष्य में जीवन हेतु आवश्यक परिस्थितियों की खोज करने में भी सहायक होगा। बात करते हैं मंगल ग्रह पर नासा के द्वारा जितने भी ग्रह भेजे गए हैं। जो पहला है वो है सोजर्नर रोवर, सेकंड है स्पिरिट रोवर, ये काफ़ी फेमस है। अपॉर्चुनिटी रोवर, ये यूपीएससी में भी एक बार आ चुका है। फिर नेक्स्ट है क्यूरोसिटी रोवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर ये सब न्यूज़ में सुनने को मिलता है। फर्स्ट वाला न्यूज़ में इतना नहीं सुनने को मिलता, बट इसका नाम होना चाहिए पता। उसके बाद फिर नेक्स्ट है चीन का मंगल मिशन तियानमेन-1। 23 जुलाई 2020 को चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्ग 5 रॉकेट के सहायता से इसको प्रक्षेपित किया। इस उड़ान का उद्देश्य चीन के मंगल मिशन तियानमेन-1 को अंतरिक्ष में पृथ्वी मंगल स्थानांतरण कक्षा तक पहुंचाना है, जहां से अंतरिक्ष यान अपने आप मंगल ग्रह की ओर रवाना होगा। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, वातावरण तथा पानी के साक्ष्य की जांच करना है, यानी कि इनसाइट्स मिशन के जैसा ही कुछ इसका कार्य होगा। अगर इनसाइट मिशन की बात करें तो उसको लॉन्च किया था इसरो ने। उसके बाद फिर नेक्स्ट है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस मंगल ग्रह मिशन का नाम तियानमेन-1 रखा गया है, जिसका अर्थ है स्वर्ग से प्रश्न पूछना। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है स्वर्ग से प्रश्न पूछना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष यान का कुल भार कितना टन है, ये याद नहीं रखना है। इसमें एक ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का पॉइंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की संभावना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट। ये जो रोवर है इसमें कुल 6 पहिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका वेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर तियानमेन-1 अपने 3 उद्देश्यों जैसे कि मंगल की कक्षा में परिक्रमण के साथ व्यापक सर्वेक्षण, उसकी सतह पर लैंडिंग एज वेल एज रोवर को तैनात करने में सफल होता है, तो एक ही मिशन में तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला चीन पहला देश बन जाएगा एंड ये पहला मिशन बन जाएगा। ऐसा भी हुआ नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रोवर उतारने के पहले मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए कई ऑर्बिटर मिशन भेजे थे। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ एज वेल एज अर्जेंटीना का नेशनल स्पेस इक्विटीज़ कमीशन भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो मतलब ये चीन अकेले ही नहीं कर रहा है सब कुछ, इसमें 2-3 और कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप की बात करें तो इसको अरबी में बोलते हैं अल अमल। 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से संयुक्त राज्य अमीरात के पहले मंगल मिशन होप का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो आपको इसमें होप याद रखना है एंड इसमें जापान की भी हेल्प ले लिया गया है। इसको जापान के थ्रू इसको प्रक्षेपित किया गया है, इतना ही काफ़ी है। यह मिशन यूएई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, जबकि इसका विकास मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट है इस मिशन को होप प्रोब का नाम दिया गया है, जिसको अरब में अल अमल बोलते हैं। यह मिशन पश्चिम एशियाई, अरब या फिर मुस्लिम बहुल देश द्वारा पहला मंगल ग्रह प्रक्षेपित मिशन है। इसका वेट हम लोग को याद नहीं करना है एंड ये 2021 तक पहुँचेगा। 2021 में यूएई की स्थापना का कुल 50 वर्ष का हो जाएगा। इसलिए ये मिशन यूएई के लिए यूएई द्वारा इस मिशन को प्रथम मंगल मौसम उपग्रह का नाम दिया जा रहा है। बाकी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। एंड यूएई के प्रथम
नैनो उपग्रह नाइफ को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने प्रक्षेपित किया था 2017 में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, अंतरिक्ष गतिविधियों में प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब स्पेस के लिए प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, सो दैट अंतरिक्ष को एक्सप्लोर किया जा सके। इसके लिए क्या होगा, एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन किया जाएगा। एंड भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र को अगले 6 महीनों में सक्रिय कर दिया जाएगा। मीन्स अगले 6 मंथ में ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ये जो केंद्र होगा, अंतरिक्ष की जितनी भी गतिविधियाँ होंगी बाई प्राइवेट प्लेयर, सबको बढ़ावा देने के लिए वह उनके लिए निर्देश कर अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास में गति प्रदान करेगा। इन स्पेस एक सुविधा प्रायोजक तथा नियामक की भांति कार्य करेगा, यानी मतलब कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा एज वेल एज रेगुलेशन भी प्रोवाइड करेगा। यह इसरो तथा प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में मतलब एक मीडिएटर का काम करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है जिसका नाम है नूर-1। नूर को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है, ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। एंड अगर बात करें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की, तो ये एक ईरान की सशस्त्र बलों की एक शाखा है। फिर बात करते हैं कासेद की, तो ये ईरान द्वारा स्वदेश निर्मित रॉकेट है कासेद। एंड इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था बाई कासेद, जो कि एक ईरान की स्वदेशी निर्मित रॉकेट है। इस उपग्रह को IRGC की स्थापना की 64वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। ईरान ने वर्ष 2009 में अपने पहले स्वदेश निर्मित उपग्रह ओमिद का प्रक्षेपण किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ओमिद को वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। ओफेक 16 6 जुलाई 2020 को इजराइल ने अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो ये मैच द कॉलम के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ओफेक 16 उपग्रह वर्ष 2016 में प्रक्षेपित ओफेक 11 का ही उन्नत संस्करण है, यानी कि ये नेक्स्ट वर्जन है ऑफ ओफेक 11। ओफेक 16 उपग्रह के माध्यम से इजराइल अत्यधिक परिशुद्धता के साथ संपूर्ण मध्य पूर्व एवं अन्य क्षेत्रों का अवलोकन कर सकेगा। ज्ञात हो कि इजराइल ने अपने उपग्रह ओफेक 1 को वर्ष 1988 में लॉन्च किया था, प्रक्षेपित किया था। तो ओफेक 16 ओफेक 11 का नेक्स्ट वर्जन है। एंड ओफेक 1 की बात करें तो 1988 में लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम है अनासिस 2। 20 जुलाई 2020 को दक्षिण कोरिया ने अपने पहले सैन्य उपग्रह अनासिस 2 का प्रक्षेपण किया था। ये नाम मैच द कॉलम के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसे अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया था। अनासिस 2 पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रह है। इसके पूर्व वर्ष 2006 में प्रक्षेपित अनासिस 1 असैन्य तथा सैन्य दोनों के लिए उपयोग था। अनासिस 2 की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सैन्य के लिए है, जबकि अनासिस 1 ओनली फॉर असैन्य, मतलब जबकि अनासिस 1 दोनों के लिए था, फॉर सैन्य एज वेल एज असैन्य। एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्योम मित्र। नेक्स्ट है व्योम मित्र। व्योम का मतलब होता है आसमान, मित्र का मतलब होता है दोस्त, यानी कि आसमान में दोस्त, ऐसा कुछ इसका मतलब हो सकता है। ये एक रोबोट है एंड इसको बनाया है इसरो, IAA एज वेल एज ASI ने। इसरो को तो आप जानते होंगे, IAA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स एंड ASI का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये एक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक रोबोट है एंड ये अर्ध मानवीय महिला रोबोट है। एंड
इस रोबोट को भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन जो कि गगनयान के नाम से होगा, यानी कि गगनयान 2, इसके दौरान इसको भेजा जाएगा। व्योममित्र शब्द का मतलब हम लोग तो इसको देख ही चुके हैं। यह एक अर्ध मानवीय रोबोट है एंड उसके बाद इसको भी देख चुके हैं। इसे अर्ध मानवीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस रोबोट के पैर नहीं हैं एंड इसके पास केवल धड़ तक ही है। अंतरिक्ष अभियान में लगभग सभी कार्य क्रू मॉडल के अंतर्गत होते हैं। अधिकतर गतिविधियों में पैर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए इस रोबोट को अर्ध मानव विश्व के हम अगर बात करें कि विश्व में और भी ऐसे रोबोट हैं तो जी हाँ, ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहला जो रोबोट था वो रूस का था जिसको फेडोर के नाम से जानते हैं एंड एक दूसरा रोबोट साइमन के नाम से था। तीसरा रोबोट रोबोनॉट 2 अमेरिका ने स्पेस में भेजा था एंड फिर जापान का भी एक रोबोट था जिसका नाम था किरोबो एंड एक और था रोबोट जो कि काफ़ी फेमस था, न्यूज़ में अभी भी फेमस है, जिसको नागरिक का दर्जा बाद में मिला था बाय यूएस सऊदी अरब। इसका नाम था सोफिया। ये है GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण एंड ये कहाँ से हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था फ्रेंच गुयाना से हुआ था। यहाँ से क्यों हुआ था, क्योंकि ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रक्षेपण बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद आगे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, वो सब याद नहीं रखना, वो सबको छोड़ना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमको वो देखना है। तो GSAT-30 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिज़ाइन किया गया एवं निर्मित एक दूर संचार उपग्रह है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। एंड GSAT-30 24वां भारतीय भूमि स्तर उपग्रह है जिसे एरियन स्पेस ने प्रक्षेपित किया है। तो यानी कि ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई होती हैं। ये I3 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये इनसैट 4A का स्थान लेगा। ये उपग्रह कक्षा में इनसैट 4A का स्थान लेगा। ये चारों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बाकी ऊपर के पॉइंट उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद ये फिर आपको एक शॉर्ट में बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये वेट वगैरह लिखा है, तो आप एक रफ़ आइडिया ले लीजिए कि इसका वेट जो है वो है अराउंड 3400 kg अप्रॉक्स एंड इसमें जो ऊर्जा पावर है वो 6 किलोवाट का है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। एंड जो इसका लोकेशन होगा वो 83 डिग्री ईस्ट में होगा, यानी कि इंडिया के आसपास वाले रीजन में। एंड जो इसमें पेलोड होगा वो C बैंड तथा KU बैंड पे काम करेगा एंड जो इसका कवरेज एरिया होगा वो KU बैंड पे काम करेगा जो कि भारत के कवरेज एरिया को कवर करेगा। एंड जो इसका मुख्य भूमि व द्वीपीय क्षेत्र वाला एरिया होगा ये आपका C बैंड को व्यापक रूप से कवरेज करेगा। एंड इस मिशन की अवधि अप्रॉक्सीमेटली 15 वर्ष है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स को आप 1-2 बार देख लेंगे तो ऑलमोस्ट आप GSAT का जितना भी फंक्शनिंग है ऑलमोस्ट वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये है कि ये जो GSAT-30 है इसका बेसिकली क्या उपयोग होगा। जैसे ये बेसिकली VSAT का व्यापक रूप है एंड ये टेलीविज़न, टेलीपोर्ट सेवाएं, DSNG, DTH ऐसे चीज़ों के लिए ये काफ़ी उपयोग में आएगा। एंड ये चीज़ हम लोगों ने चार्ट में देख लिया है। एंड GSAT-30 के साथ एक और सैटेलाइट सेंड हुआ था यूटेलसैट। ये बेसिकली यूरोप एंड अफ्रीका में अपनी सेवाएं देगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आपको बस इसका नाम होना चाहिए पता है यूटेलसैट एंड ये कहाँ पे अपनी सेवाएं देगा, यूरोप एंड अफ्रीका में। बस इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैच द कॉलम में देगा तो आप इसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है PSLV का 50वां मिशन के बारे में हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। 11 दिसंबर 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 50वीं उड़ान PSLV C-48 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान द्वारा PSLV@50 नामक बुक का विमोचन किया गया। तो इस बुक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड ये किस मिशन के साथ भेजा गया 50th, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 है। उसके बाद फिर
नेक्स्ट पॉइंट है इस आर्टिकल में, PSLV की 50वीं उड़ान के साथ यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सौर के प्रक्षेपित 75th प्रक्षेपण यान का मिशन भी था। तो ये चीज़ आपको याद नहीं रखना है, भूल जाएंगे एग्जाम तक जाते जाते। इसके अतिरिक्त यह PSLV के नए संस्करण PSLV QL की द्वितीय उड़ान थी। तो आप इन सबको याद मत कीजिएगा, बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा, भूल जाएंगे। बस केवल आप ये याद कीजिएगा कि PSLV 50 कहाँ से हुआ था। ये आपका हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको उड़ाया गया था। कहाँ से उड़ाया गया था ये नाम आपको होना चाहिए पता। रिसैट 2BR1 एक रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसैट 2BR1 एक रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह है। एक्स बैंड के रडार से लैस इस उपग्रह की मिशन अवधि 5 वर्ष है। एक बार इसको आप लोग देख लेना, याद हो जाएगा। यह उपग्रह कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देगा। फिर उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक ये देखेंगे, एक चार्ट दिया है एंड ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें हम छोड़ देंगे। इसमें जो फॉरेन कंट्रीज के जो उपग्रह भेजे गए थे उन सब का नाम है, तो ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है PSLV C-47 कार्टोसैट 3 मिशन के बारे में। 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का 49th उड़ान हुआ। हम लोगों ने इससे पहले 50th उड़ान देखा था जस्ट ऊपर। इसके तहत PSLV C-47 ने भारत के कार्टोसैट 3 सहित 13 विदेशी उपग्रहों को भी उनकी कक्षा में स्थापित किया। कार्टोसैट 3 के बारे में, कार्टोसैट का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा चार्ट दे दिया गया है। ये बेसिकली भू का अवलोकन करेगा, यानी कि ये अर्थ को नेविगेट करेगा, अर्थ में ये अर्थ की पिक्चर लेगा, अर्थ का पिक्चर लेगा। एंड ये PSLV C-47 एंड इसके लिए PSLV C-47 का यूज़ किया गया है। जो इसकी ऊंचाई है ये अराउंड 500 किलोमीटर है। एंड इसका जो झुकाव है वो याद नहीं रखना ये सब, इसका भार भी नहीं याद रखना है एंड ये सब याद नहीं रखना है। इसका जो कार्यकाल होगा ये अराउंड 5 साल होगा। हाई रेजुलेशन इमेज का पिक्चर लेगा, यानी कि भूमि का, यानी कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। एंड चूँकि इसमें हाई रेजुलेशन वाला कैमरा है एंड ये यूज होगा फॉर सिविलियन पर्पस, ये मिलिट्री के पर्पस से नहीं यूज होगा। एंड इसको बनाया है इसरो ने। उसके बाद इसमें जो आगे के कुछ हैं पॉइंट, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ में ये इम्पोर्टेंट है, इस उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरें व्यापक स्तरीय शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन व अवसंरचना विकास, तटीय भूमि प्रयोग एवं स्थल आवरण के लिए उपयोग में, ये मतलब इसके लिए ये उपयोग होगा। इसके साथ 13 उपग्रह भी लॉन्च किए गए थे। तो इसमें केवल ये याद रखना है कि वो जो 13 उपग्रह थे वो नैनो उपग्रह थे, अमेरिका के, USA के थे। एंड उनके क्या काम है ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है 112 बहिर्ग्रहों का नामकरण हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने पेरिस में 112 बहिर्ग्रहों नाम से नवाजित किया है। एंड ये टोटल अभी तक 100 साल इसको हो गया है बने, मतलब ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तब से लेके अब तक टोटल 100 साल हो चुके हैं। इसलिए इसने नेम 100 वर्ल्ड नामक एक प्रतियोगिता स्थापित किया था, जिसके माध्यम से इसने 112 ग्रहों का नाम दिया। एंड सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में 112 देशों के प्रतिभाग ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने नामों का सुझाव। एंड भारत में इस अभियान का संचालन भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद ASI ने किया था। एंड इसमें क्या हुआ था, सेक्सटेंट कॉन्स्टलेशन यानी कि सेक्सटेंट तारामंडल, जो कि हल्का सा येलो एंड वाइट कलर का है, इसका नाम विभा दिया गया है। एंड अगर हम बात करें विभा का, तो ये एक भारतीय महिला वैज्ञानिक थी जिनका फुल नेम था विभा चौधरी। बंगाली में इस दीप्तिमान प्रकाश पुंज। एंड इन्होंने एक पाई मेसान की खोज किया था, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। उसके बाद फिर जो इधर की जो सारे पॉइंट हैं ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इन सारे टॉपिक को छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है शनि ग्रह के 20 न्यू उपग्रह। तो यानी कि
जो शनि ग्रह है उसके टोटल 20 नेचुरल सैटेलाइट खोजे गए हैं। अभी की बात करें तो अभी शनि ग्रह कुल 82 टोटल ग्रह, तो बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सारा डिटेल हम लोग को याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सारा डिटेल एग्ज़ाम में भी नहीं पूछेगा। जैसे ही शनि ग्रह के 20 उपग्रह खोजे गए तो इसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो गई उपग्रह के मामले में, यानी कि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपग्रह होल्ड करता है। एंड एक ख़ास बात और है कि ये जो नए उपग्रह खोजे गए हैं इन सब का जो व्यास है ये 5 किलोमीटर है, यानी कि उसका रेडियस 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है पंडित जसराज के नाम पे एक शुद्ध ग्रह का नाम दिया गया है। ये जो प्रीवियस ईयर की मैगजीन थी, ये ऊपर वाला आर्टिकल एंड ये आर्टिकल दोनों इसमें था। ये जो नाम दिया है ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको सुझाया था। तो एक शूद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है, जो एक शास्त्रीय गायक थे इंडिया में। एंड इस शूद्र ग्रह को पहले 2006 VP32 के नाम से जाना जाता था। एंड अगर हम बात करें शूद्र ग्रह की, तो ये जो ग्रह है ये बेसिकली मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। एंड उसके बाद इधर के ये सारे पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित जसराज को पद्म विभूषण से भी नवाजित किया जा चुका है। उसके बाद ये मतलब 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हो चुका था। उसके बाद ये अवार्ड इनके नाम पे दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है रमनसैट 2 के प्रक्षेपण के बारे में। इसको नासा ने लॉन्च किया था एंड ये एक मिनिएचर सैटेलाइट है, मतलब ये एक छोटा सैटेलाइट है जो कि नैनो सैटेलाइट एंड सैटेलाइट के बीच वाला होता है। मतलब इसका साइज़ न तो बहुत छोटा है और न तो बहुत बड़ा है। एंड इस उपग्रह को कोलंबिया साइंटिफिक बैलून फैसिलिटी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस सैटेलाइट को शून्य दाब वाले गुब्बारे के साथ भेजा गया था। इस आर्टिकल में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रमन सैटेलाइट 2 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक सैटेलाइट है। एंड नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय भौतिक शास्त्री CV रमन के नाम पे इसका नाम रमनसैट 2 रखा गया है। एंड ये एक टाइनी क्यूबिकल सैटेलाइट है जो कि 4:4:4 के रेशियो में है। मतलब कि जो इसका लेंथ विड्थ एंड हाइट है वो 444 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये सैटेलाइट बहुत छोटा है। एंड ये जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इन सारे पॉइंट को छोड़ के चंद्रयान 2 भारत का द्वितीय चंद्र मिशन जो कि फेल हो गया था लास्ट ईयर। एंड इसमें सबसे ख़ास बात हमको क्या याद रखना चाहिए, इसमें जो लॉन्च पैड था ये था GSLV Mach 3 M1। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सीधा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एंड ये पहली परिचालन उड़ान थी, मतलब कि ये GSLV Mach 3 की पहली परिचालन उड़ान यानी कि फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट थी। एंड इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है इसका लैंडर जो कि विक्रम नाम था। एंड ये जो नाम है ये विक्रम साराभाई के नाम पे था। एंड एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। एंड उसके अलावा एक इसमें ऑर्बिटर था जो कि अभी भी चांद को ऑर्बिट कर रहा है। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं जिससे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड एक और ख़ास बात थी, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी जो कि फेल हो गई थी, इसलिए ये मिशन अराउंड 99% सक्सेसफुल हुआ था बट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए एक तरह से फेल हो गया था। एंड फिर ऑर्बिटर अपना काम पूरा कर चुका था, तो इसलिए अभी भी ऑर्बिटर को सक्सेसफुल मानेंगे, बाकी चीज़ों को अनसक्सेसफुल मानेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसरो के द्वारा घोषणा की गई है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 की उपस्थिति का पता लगाया है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। एंड पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा अगले 2 से 3 या 2-3-4 घंटों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।